Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. Now we shall start with class 10 history, okay, जिसमें 3 सेक्शन दिए हुए हैं। 3 सेक्शन में आपका 5 चैप्टर्स है, जिसमें आपका पहला जो है वो सेक्शन है इवेंट्स एंड प्रोसेस, जिसके अंदर में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से, एक जो सेंस है आपका नेशनलिज्म का, वो किस तरीके से आया, क्या था वहाँ पे। तो कुछ टॉपिक्स जो है जो हम इस चैप्टर के अंदर में कवर करेंगे वो है आपका किस तरीके से इंट्रोडक्शन, मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को लोगों के अंदर में वो फीलिंग आई, वो नेशन स्टेट्स बनाने का। तो एक आर्टिस्ट ने अपने तरीके से एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को चाहा और उसके बारे में चीज़ों को बयां करा। फिर यहाँ पे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडियाज़ ऑफ नेशन, इस तरीके से ये सारी जो टॉपिक्स हैं आप हम देखेंगे इसमें ना। हम अगर पहले देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंट्रोडक्शन से क्या आता है, तो वो हमारा एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन और प्लेबिसाइड है। एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन और प्लेबिसाइड। एब्सोल्यूटिस्ट में मतलब ये होता है कि कोई भी लोग अपनी चीज़ों को लेके बिल्कुल, जैसे हमारा एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है या फिलॉसफी है, उसको लेके हम बिल्कुल अडिग रहते हैं, बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल रहते हैं, थोड़ा सा भी निगोशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका यूथोपियन। यूथोपियन मतलब होता है बेसिकली काल्पनिक, कल्पना करना कुछ आइडियल चीज़, ठीक है। हम कुछ भी आइडियल, कि हम मान लो आइडियल कुछ कल्पना करते हैं, पर वो अचीव करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, दैट इज़ कॉल्ड यूथोपियन। अब यहाँ पे प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड मीन्स होता है रेफरेंडम, यू कैन से, और द डायरेक्ट येस और नो बाय द पीपल फॉर अ लीडर। किसी भी लीडर के बारे में आप अपना विल जाहिर करें डायरेक्टली, वो प्लेबिसाइड होता है, ठीक है, डायरेक्ट वोटिंग आई कैन से। तो यहाँ पे है कि फ्रेडरिक सॉर्यू ने एक जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, उन्होंने ये एक डिपिक्शन किया है पिक्चर के थ्रू, जिसमें उन्होंने अपना एक यूटोपियन विजन, इमेजिनरी विजन बताया है, जो एक वो आइडियल रूप में देखते हैं कि किस तरीके से सभी नेशन स्टेट के लोग एक साथ एक प्रोसेशन में हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे लिबर्टी जो है, लिबर्टी एक फीमेल फिगर के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, लाइक कि उनको अपने अधिकार के बारे में अवेयरनेस है, और साथ ही साथ वो ये जानती हैं कि किस तरीके से हम राइट्स को, राइट ऑफ मैन क्या क्या, या राइट ऑफ सिटीजन हम क्या क्या डिमांड करेंगे, किस तरीके से अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम को सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग लोग अपने अपने देश का फ्लैग लेके एक साथ प्रोसेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये सब ड्रीम करते हैं एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक का, ठीक है। और इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि उन्होंने ऐसा मांग करा है कि इनका एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बने, जहाँ पे इनके विल्स को मतलब ध्यान दिया जाए। नाउ कमिंग टू की नेक्स्ट, अर्नेस्ट रेनिन, जो कि इन्होंने अपना एक ये एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, जिन्होंने कहा कि नेशन किस टाइप का होता है, कि ऐसे नेशन को क्रिटिसाइज कहते हैं जिसमें कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन रेस हो या रिलीजन हो। क्योंकि कोई भी नेशन है अकॉर्डिंग टू हिम, वो इस तरीके से नहीं बनता कि एक ही लॉ है या एक ही तरह का मास्टर्स है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोगों के नोशंस होते हैं, वैसे बहुत लोगों के का जो डिवोशन होता है, सैक्रिफाइस होता है, वो सब मिल के एक बेस बनाते हैं, जो कि नेशन का मेन आइडिया होता है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें थी। फिर ये चैप्टर जो है आपका डील करता है 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म जो है वो आया, और इस तरीके से पॉलिटिकल, पूरा पॉलिटिक्स और मेंटालिटी बदल गया पूरा वर्ल्ड का, यूरोप का।
और इस तरीके से नेशन स्टेट्स का जो एमर्जेंस हुआ बाय रिप्लेसिंग मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो इस तरीके से चीज़ें थी वहाँ पे। मॉडर्न स्टेट सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज, जो सॉवरन कंट्रोल थी वो एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर होने लगी यूरोप में। सब कुछ पहले से बहुत ही डिफरेंट था। लोग अपने एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ, एक कॉमन हिस्ट्री के साथ आए। तो नेशनलिज्म आप कभी भी डिफाइन करोगे तो यू कैन नॉट जस्ट से कि एक तरीके के लोग, एक लैंग्वेज के लोग। वहाँ पे कुछ ऐसा होगा जहाँ पे लोगों का शेयर्ड हिस्ट्री होगा, सेम ग्लोरिफिकेशन वो गाएंगे, ठीक है, सेम चीज़ें होंगी उनकी, सेम हिस्ट्री वो शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशन क्या क्या था। तो नेशन का एट्रीब्यूट्स था कि लोग ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट, एक उनका कॉमन हो, उनका कॉमन सेक्रीफाइस हो, कॉमन डिवोशन हो, उनके कॉमन जो फोर फादर्स जो हैं जिन्होंने फ्री स्ट्रगल करा है नेशन को स्टैब्लिश करने में, ये सभी कुछ। और नेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आप जानते हैं कि नेशन जो है, नेशन बिल्डिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तरीके से इंसान को इंटीग्रेशन लाता है, उसको लोगों के साथ अडॉप्ट होने में, ठीक है। लोगों के को एक अपना पैट्रियाटिज्म यानी कह सकते हैं अपने देश के प्रति समर्पण, डिवोशन होने का, उन्हें अपना डेवलप करने का, एक ग्रुप में आके एक साथ होके, ये सारी चीज़ें नेशन जो है आपको सिखाती हैं। फिर आते हैं आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में, जो कि पहले फ्रांस जो था वो एब्सोल्यूट मोनार्की फॉलो करता था, वहाँ पूरा राज शासन था। पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आया, जो कि जो संप्रभुता है, जो वो राजा लोग से सीधे फ्रेंच सिटीजन में चले गए। और जो कॉन्सेप्ट था फादरलैंड का और सिटीजन का, वो यूनाइटेड कॉम्युन वो उनका आइडिया जो है बेसिकली यूनाइटेड कम्युनिटी चाहता था। वो चाहता था कि एकता, मतलब संप्रदाय में सिर्फ एकता हो और लोग वहाँ इक्वल राइट्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें। इसी तरीके से एक नेशनल फ्लैग था। और फिर वहाँ पे अपना ये क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली हुई, हाइम्स, ओथ्स वगैरह जो भी बना वो लाइक एक नेशन बिल्डिंग के तहत बना। अब यहाँ पे फ्रांस सिटीजन्स में बहुत सारे एजुकेटेड क्लास के लोग, सिटीजन को चूँकि डेलिबरेशन करना भी बहुत ज़रूरी था, तो एजुकेटेड क्लास के लोग जो थे वहाँ पे दे स्टार्टेड डूइंग, अपना एक क्लब सेटअप करने लगा जिनका नाम ऐसे जैकोबिन क्लब्स दिया गया। फिर एक्टिविटीज़ जो थे वहाँ पे प्रिपेयर किए गए, फ्रेंच आर्मीज़ को प्रिपेयर किया गया, जो कि हॉलैंड, बेल्जियम, ये सब में, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में भेज दिया गया। यहाँ पे जो टेरिटरीज जो थे वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे थे, ठीक है। लोग अपना मतलब नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ रिफॉर्म्स, जो कि वो फ्रांस में नेपोलियन ने बहुत सारा चीज़ को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने वो एक तरीके से लिबर्टी को इनकॉर्पोरेट करके आए थे। उन्होंने पूरा सिस्टम को रैशनल और एफिशिएंट बनाने का काम किया, ओके। और साथ ही साथ एक सिविल कोड दिया, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको यूजुअली नेपोलियनिक कोड कहा गया था, जिसमें बहुत सारे डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जितने भी बेसिस आपके जो हेरिडेटरी, आपको जो भी प्रिविलेज मिलना चाहिए जिस बर्थ के अकॉर्डिंग, ये सब कुछ हटाया गया, इक्वालिटी लाया गया। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है, फ्यूडल सिस्टम हटाई गई, रिस्ट्रिक्शन, जो ड्यूज़ होते थे पीजेंट्स वगैरह को, बहुत रिलीफ मिला, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हुई, उन्होंने अलग फ्रीडम को देखा। स्टैंडर्ड वेट, मीज़र्स, करेंसी का कॉमन नेशनल करेंसी बना, ठीक है। मूवमेंट और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कैपिटल्स, ये सब एक जगह से दूसरी जगह होने लगा। हाउएवर जो एरियाज़ में द एरियाज़ कंकर द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, फ्रेंच रूल वो मिक्स्ड, कुछ फ्रेंच रूल के साथ चीज़ें मिक्स थी। लाइक बहुत सारे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड में जैसे आर्मी वगैरह को जहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र करा था, वहाँ पे जो उन्हें तो हैबरिंगर्स ऑफ लिबर्टी के तहत बुलाया गया वहाँ पे फ्रेंच आर्मी। लेकिन इनिशियली जो इंथुजियाज़म था वो हॉस्टिलिटी में, यानी
बहुत ज़्यादा मतलब जो शुरू में वो एक्साइटेड थे, जितना खुश थे, वो धीरे धीरे अजीब होने लगा सब कुछ, और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट और पॉलिटिकल फ्रीडम साथ साथ नहीं चलने लगा। वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आने लगे, लाइक टैक्सेशन जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। फिर उसके बाद है आपका कि लोग सेंसरशिप हो गया, फ्रेंच आर्मी को रेस्ट ऑफ द यूरोप पे। फिर बहुत सारे ये सब पता चला कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए वो वर्थ नहीं रहा, ठीक है। उसके साथ ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे है कि कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आपको जो आप यहाँ पे देखोगे। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट है। आप यहाँ पे देखोगे नेपोलियन ने कब इटली इन्वेड करा, फिर वॉर्स कब हुआ, फिर नेपोलियन का फॉल हुआ, फिर पीस सेटलमेंट हुआ, फिर ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आया, फिर किस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली जर्मनी, एंड फिर उसके बाद ऑटोमन एम्पायर। तो इस तरीके से चीज़ें जा रही थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप में आप फाइंड करो कि नेशन स्टेट्स जो है, जिनको हम आज जानते हैं जिस तरीके से, उसके बारे में अगर हम बैक जाके देखें तो हम ये देखें कि जिसको आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड ये सब कहते हैं, वो पहले किंगडम, डचीज़ और कैंटन्स में डिवाइडेड था, जिनके रूलर्स का अपना एक खुद का साम्राज्य था, खुद का टेरिटरी था, और वो अपना ऑटोनोमसली रूल करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो थे वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के थे, मतलब टेरिटरी में थे जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे और वहाँ पे मोनार्की फॉलो होता था। लोग मतलब एक जो है बंदा वो खुद का अपना रूल करता था, ऑटोक्रेटिक था वो, ठीक है। तो ये होता था। फिर वहाँ पे बेसिकली क्या था कि लोग मतलब एक लोग जो थे, मतलब अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग इतने ग्रुप से जो मिलते थे, ठीक है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। ओके, अलग अलग डायलेक्ट्स था उनका, थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे जाते तो पता चलता कि अलग अलग डायलेक्ट्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह पे भिन्न भिन्न है। तो इस तरीके से चीज़ें पता चलती थी। वहाँ पे जो आपका डिफरेंट क्लास का एमर्जेंस हुआ, ठीक है, डिफरेंट क्लास का एमर्जेंस का मतलब कि कुछ क्लासेस जो थी वो ऐसी आई जिनमें से मतलब जिनका अलग अलग सिस्टम था, लाइक डिफरेंट क्लास, लाइक एरिस्टोक्रेसी जो है आपका, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्स, मिडिल क्लास, कॉमर्शियल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो उस वक्त ऐसे ग्रुप ऑफ क्लास थे जो डोमिनेंट थे और काफ़ी माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो हाई सोसाइटी थे, वो लग्जरी लाइफ ओन करते थे, और साथ ही साथ वो इतने पावरफुल थे, और वो अपना वर्चस बनाने के लिए उनके फैमिलीज जो हैं ऑफन मैरिज के फॉर्म में अपना एक दूसरे से कनेक्शन बनाते थे। बस वो फ्रेंच बोलते थे द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन द हाई सोसाइटी। फिर बात करते हैं पीजेंट्स। ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थे जिनके पास बल्क ऑफ लैंड था, और वो एज अ टेनेंट्स या स्मॉल ओनर्स इस पे काम करते थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो लैंड होल्डिंग्स था वो इन सभी सर्व्स, यानी जो छोटे स्लेव्स या लोग, छोटे पीजेंट्स होते थे, वो सब लोग इस पे करते थे काम, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉमर्शियल क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट, वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप में जो है वहाँ पे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्शन जो है वो, और ट्रेड मीन की ग्रोथ ऑफ टाउन्स, इमर्जेंस, कॉमर्शियल क्लासेस आए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिस तरीके से पेस बढ़ा इंग्लैंड में, ठीक है, 18th सेंचुरी में। और फ्रांस जो थे, फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन स्टेट, इट अकर ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ये धीरे धीरे कॉमर्शियल क्लास भी यहाँ पे एक डेवलप होने लगा। फिर आया एक मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है ऐसे थे मिडिल क्लास की, वहाँ पे एक न्यू सोशल ग्रुप इमर्जेंस था जिसमें बेसिकली आपके प्रोफेसर्स वगैरह थे, बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और ये जो है एडुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस थे जिनके पास नेशन यूनिटी का आइडिया था, और ये एरिस्टोक्रेट के प्रिविलेज और उनके पॉपुलैरिटी को नहीं लाइक करते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं कि सफरेज, एक वर्ड आया सफरेज विच इज़ राइट टू वोट, कि वोट देने का अधिकार जो होना चाहिए। फिर आइडिया ऑफ लिबरल नेशनलिज्म क्या था, जो जैकबिन क्लब जो सेटअप हुआ था, जिसके बारे में आपने पढ़ा, वो जिसके बारे में आपने ऊपर में सुना, वो जो है बेसिकली मिडिल क्लास लोगों से ही चलता था।
और जो लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया था, ठीक है, ये भी इन्हीं लोग का था। यूरोप में जो है 19th सेंचुरी के अर्ली में आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म आया। लिबरलिज्म का मतलब होता है, इसका लैटिन रूट जो है वो लिबर से आया, जिसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म का मतलब होता है कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। सबके लिए इक्वालिटी रहे और लोग सब चीज़ के लिए फ्री रहे, ठीक है। पॉलिटिकली जो लिबरलिज्म जो है वो इस चीज़ पे एम्फेसाइज करता था कि गवर्नमेंट को पीपल के कंसेंट द्वारा ही रन करना चाहिए। सिंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम अगर बात, तो वो आया ही था फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी और क्लर्कियल प्रिविलेजेस को हटाने के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू लाने के लिए। तो 19th सेंचुरी में लिबरल्स ने ये जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के also stress the inviolability of the private properties। पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली उस वक्त बहुत सारे डिमांड्स जो थे, ओके, मेनी डिमांड्स जो उस वक्त डिमांड्स हुए थे, वो सब क्या थे। तो लिबरल डेमोक्रेसी में राइट टू वोट मांगा गया था, जिसमें और साथ ही साथ इलेक्टेड होने के लिए भी वो प्रॉपर्टी ओनिंग मैन के लिए राइट माना गया था। मेन जो प्रॉपर्टी के बिना है या वुमेन्स जो है वो पॉलिटिकल राइट्स से एक्सक्लूड थी ऑन अ ब्रीफ पीरियड। जैकोबिन्स जो थे, ऑल मेल अडल्ट जो अडल्ट मेल थे, उन्होंने राइट टू वोट एंजॉय करा। नेपोलियनिक कोड जो था वो वापस गया और सफ़रेज को थोड़ा रिड्यूस कर दिया और थोड़ा वुमेन का स्टेटस को जो है वो और माइनर कर दिया, और उनका जो अथॉरिटी सब्जेक्ट अथॉरिटी ऑफ देयर फादर एंड हस्बैंड ऐसा बना दिया। और फिर वहाँ पे ऑपोजिशन बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जिनमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स डिमांड हुई। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं भी था वैसे मेल्स ने डिमांड करा। इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म के तहत फ्रीडम ऑफ मार्केट चाहिए था, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं हो, ठीक है। लोग जो हैं स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं चाहते थे। अगर एग्जाम्पल लेते हैं जर्मन का, तो वहाँ पे क्या है, एक मर्चेंट जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ट्रैवल कर रहा था और वो देखा कि कुछ ऐसे 11 कस्टम बैरियर्स जो अलग अलग जगह अलग अलग कैलकुलेशन या वेट मेजरमेंट्स लाते हैं, उनको अलग अलग उनका कुछ परसेंट जो है पैसे देने पड़ते थे। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और इस तरीके से कस्टम यूनियन या जॉल्वरिन जो है वो 1834 में फॉर्म हुआ, जिसमें जर्मन स्टेट इनिशिएटिव ऑफ पुरुषिया और फिर उसके बाद जर्मन स्टेट के भी लोगों ने उसको ज्वाइन करा। जिसमें ये था कि इकोनॉमिस्ट बेसिकली उनका एम ये था कि जर्मन को इकोनॉमिकली बाइंड करे एक नेशन में, ठीक है, और वो स्ट्रेंथ करेगा नेशन को मटीरियली, मतलब पैसा के भी संदर्भ में, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करेगा उनके इंटरेस्ट को। अगर कोई भी नेशन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने और भी चीज़ को ईज़िली स्टिमुलेट कर सकता है, और साथ ही साथ एक नेशनल सेंटिमेंट भी उनका बनेगा, प्रोविंशियल इंटरेस्ट बनेगा। एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो नेशनल फीलिंग को भी जनरेट करेगा। तो इस तरीके से चीज़ें उस वक्त की गई। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड्स दैट लिस्ट होप्स टू अचीव थ्रू द इकोनॉमिक मीजर्स। इकोनॉमिक मीजर्स से अगर अगर आपका कुछ हो, से अगर आप अच्छा इकोनॉमी स्ट्रेंथन अप करते हैं, तो आपका जो है हर कुछ जो पॉलिटिकल में आप राइट्स क्लेम करोगे, आप अपने पॉलिटिकल चीज़ों को अच्छा बनाओगे, आप में सेंस ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, आप साथ मिलके काम करोगे लोगों का। जैसे एक है कि पर्टिकुलर आप अपने प्रोडक्टिविटी के लिए वर्क करोगे तो लोग का डेवलपमेंट होगा, लोग का डेवलपमेंट होगा तो आप एक तरीके से एक अच्छा स्टेट और नेशन बिल्डिंग करोगे। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो आपस में कनेक्टेड थी। फिर उसके बाद है राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म। ओके,
तो कंजर्वेटिज्म में न्यू वर्ड है, लाइक पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन ज़्यादा देखते हैं, उन्हें ट्रेडिशन या फिर पुराने रीति रिवाज या कस्टम पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रैदर दैन वो नए चेंज को अडॉप्ट करने के लिए उतना तैयार नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से नेपोलियन ने 1815 में हार हासिल की, मतलब हार हुआ उनका, और हार हासिल नहीं की, हार हुआ, एंड लाइक यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ से कंजर्वेटिज्म के टुवर्ड्स टर्न हो गई। कंजर्वेटिज्म का ये बिलीव था कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्टेट सोसाइटी में मोनार्की और चर्च और सोशल हियरार्की और प्रॉपर्टी फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। वो मॉडर्न थिंग्स लाइक जो लिबरल करना चाहते थे उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। मॉडर्न आर्मी, efficient bureaucracy, dynamic economy, abolition of feudalism served on could strengthen the autocratic monarchies। तो वो वही सारी चीज़ों को लेके अपना मोनार्की की तरफ जाने लगे। तो फिर वहाँ पे ये था कि रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की विच वाज ओवरथ्रोन, जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो करा था उसका रिस्टोरेशन होने लगा उस प्लेस पे। लाइक रिप्रेजेंटेटिव पावर जो 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कलेक्टिवली डिफीट करा नेपोलियन को, और वेना में वो मिले। एक सेटलमेंट हुआ यूरोप में। कांग्रेस वो होस्टेड बाय द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेना 1815 में विद द ऑब्जेक्ट लाइक कि कोई भी चेंजेस जो यूरोप में आएगी नेपोलियनिक वॉर के दौरान। बर्मन डायनेस्टी ने डिपोज किया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो हुआ है इसलिए क्योंकि ताकि पावर रिस्टोर हो सके, ठीक है। और फ्रांस जो है अपने टेरिटरीज़ को खो दे रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको नेपोलियन एनेक्स कर लिया है। बहुत सारे स्टेट्स जो है वो ऑन बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए वहाँ पे लगाए गए। किंगडम्स नीदरलैंड जो थे और बेल्जियम इंक्लूड करता था, वहाँ पे सेटअप इन नॉर्थ एंड जेनोवा वाज एडेड एज पेरोमेंट इन साउथ। और इस तरीके से बहुत सारे टेरिटरीज वगैरह, फ्रंटियर्स वगैरह बने वहाँ पे। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स जो नेपोलियन ने बनाए थे वो एज इट इज़ रह गया, ठीक है, वो एज इट इज़ रह गया। और रशिया जो है उनको पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, और पोरूशिया में उसको सैक्सोनी का पोर्शन दे दिया गया। मेन इंटेंशन ये था कि मोनार्की को किसी तरीके से रिस्टोर करना है जो नेपोलियन ने थ्रो कर दिया था। कंजर्वेटिज्म जो का इनका रिजीम था ये 1815 में सेटअप हुआ, और ये काफ़ी ऑटोक्रेटिक था, ठीक है। ये अपनी चीज़ों को ऐसे मनवाता था, उनको कोई भी अपना चीज़ मतलब खुद वो किसी का बात नहीं मानता था, कोई सिटीजन का, और वो खुद एक ऑटोक्रेसी के तहत चीज़ों को वर्क करता था। वो क्रिटिसिज्म डिसेंट करने का, जैसे लोग अगर नहीं चाहते तो वो ये चीज़ नहीं करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम सब बिल्कुल धरा का धरा रह गया। सेंसरशिप वगैरह लगा दिया गया था उनका वहाँ पे। तो यहाँ मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कुछ नहीं, बस लिबरल्स को इंस्पायर करने के लिए था। अब यहाँ पे मेजर इशू जो है लिबरल नेशनलिस्ट ने ये ली कि वो नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर को बिल्कुल पसंद नहीं करने लगे, और वो धीरे धीरे सेंसरशिप देख के फ्रीडम ऑफ प्रेस मांगने लगी। कुछ आइडिया जो सपोर्ट करते थे, supporters of liberal ideas were turning into revolutionary, वो revolutionaries बन रहे थे, और मोनार्की को वापस से ओवरथ्रो, जो ऑटोक्रेटिक कंजर्वेटिज्म के थ्रू जो सेटअप था उसको वापस वो अप्रूव करना चाहते थे। और इस तरीके से लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो अंडरग्राउंड हो के सीक्रेट सोसाइटीज़ बना के चीज़ों को रिवॉल्यूशनरी को ट्रेन करने लगे, और साथ ही साथ आइडिया स्प्रेड करने लगे। रिवॉल्यूशनरीज जो है वो इस वक्त कमिटमेंट देने लगे कि किस तरीके से मोनार्कियल फॉर्म्स को वो मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे, अपोज करेंगे आफ्टर द वेना कांग्रेस, एंड टू फाइट फॉर द लिबर्टी और फ्रीडम। एक ऐसे इंडिविजुअल जो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो गुसेपे मेज़नी थे, जो कि जेनोवा में बॉर्न किए थे, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बनरी के मेंबर थे, ठीक है।
वो एक 24 ईयर ओल्ड यंग मैन थे जिन्होंने जो जेल में भी गए थे, एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग, वो रिवॉल्यूशन कर रहे थे लिंगोरिया में। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो उभर के आए और धीरे धीरे यूनिफिकेशन जो है वो along could be the basis of Italian liberty, ताकि इटली में जो लिबर्टी है उसका ये यूनिफिकेशन के बाद भी, मतलब यूनिफिकेशन जो होना चाहिए, ठीक है, इटालियन लोगों का, इटालियन नेशन स्टेट का, ये भी एक लिबरल ही का आइडिया था। ये सारे सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, मज़ीनी जो है वो रेंटलेसली मोनार्की को अपोज करने लगे। उनके विजन्स जो थे वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे, और ये कंजर्वेटिज़म्स वाले लोगों को, कंजर्वेटिव्स को बहुत डराते थे। और अपने मोस्ट मतलब उनको मतलब लगता था कि कंजर्वेटिज्म जो है वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर की। रिवॉल्यूशन 1830 और 48 में ये हुआ कि कंजर्वेटिज्म को चाहिए था कि वो पावर को कंसोलिडेट करे, दूसरे हाथ में लिबरल्स को ये चाहिए था कि वो अपने आप को रिवॉल्यूशनरीज में टर्न अप कर रहे थे। उस तरीके से उन्होंने ऑटोमन एम्पायर में, जहाँ पे एक मुस्लिम एम्पायर था, वहाँ से अप्रूव करके वहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस को इस्टेब्लिश करा। वहाँ पे एक इवेंट हुआ जो नेशनल, जैसे एलाइट्स, एडुकेटेड एलाइट्स जो यूरोप में, वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी में। जिस तरीके से रिवॉल्यूशन बढ़ा, ठीक है, ये एक स्ट्रगल को स्पार्क अप किया, और वहाँ पे जाके 1821 में ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। और ग्रीस जो है वो, और भी ग्रीस लिविंग्स लोग जो और भी जेल वगैरह में थे, उन और वेस्टर्न यूरोपियन से बहुत सारा उन्हें सपोर्ट मिला। पोएट, आर्टिस्ट, ये सभी लोग आए सिविलाइजेशन में, पब्लिक ओपिनियन का मोबिलाइजेशन हुआ, स्ट्रगल बहुत स्ट्रेंथन अप हो गया, और मुस्लिम एम्पायर को वहाँ से अप्रूव करके लास्टली में फाइनली Treaty of Constantinople, like of 1832, is recognized Greece as independent nation। इस तरीके से चीज़ें हुई, और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। यहाँ पे बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि जब फ्रांस नीज करता है तो मेट्रेनिक वंस रिमार्क कि रेस्ट ऑफ द, जब ही फ्रांस चीखता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप को ठंड लग जाती है। इसका बेसिकली मीन्स ये था कि अगर हम किसी तरीके से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब ओवरथ्रोन बाय लाइक कंजर्वेटिज्म जो है वो यहाँ से हम ओवरथ्रो करके, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज बोले, अगर हम ओवरथ्रो करके यहाँ पे अपना लिबर्टी के साथ मोनार्की को ओवरथ्रो करें सबसे पहले फ्रांस में, तो हमारा काम जो है वो थोड़ा और अच्छा से इजी हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने फ्रांस को देखा। तो जुलाई रिवॉल्यूशन में जो है वो बेल्जियम ब्रेकिंग अवे द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड, इस तरह से उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। फिर आया रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग। इसमें कल्चर और आर्ट का बहुत रोल था। लाइक कि लिटरेचर में लोग, पोएट्स जो थे डिफरेंट डिफरेंट, वो सारे लोग जो है अपना आइडिया पोएट्रीज़ के थ्रू, स्टोरीज़ के थ्रू एक्सप्रेस करने लगे, और इस तरीके से नेशनल फीलिंग को एक शेप मिला। रोमांटिसिज्म एक कल्चर मूवमेंट था जिसमें पर्टिकुलर नेशनलिस्ट लोग जो है अपने सेंटिमेंट्स को बयां करते थे, और वो कहते थे कि किस तरीके से वो मतलब अपने बातों से, अपने पोइट्री से इंस्पायर करते थे लोगों को। वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न और साइंस से उनको कोई मतलब नहीं था, वो लॉजिक और रीज़न से वो नहीं चाहते थे इस चीज़ को। उनका वो बेसिकली जो उनका जो था, वो रोमांटिसिज्म जो था वो बेस्ड ऑन इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिक फीलिंग्स, ये सभी चीज़ पे बेस्ड था। इसका बेसिकली एफर्ट था कि ये कलेक्टिव हेरिटेज, कि आपका एक कलेक्टिव हेरिटेज जो है, आपका जो धरोहर है, उसको आपका सेंस देने के लिए कॉमन कल्चरल पास्ट है, ये सबको ऑन द बे, और इसी के तहत वो जो पास्ट पे अगर इन्फ्लुएंस करेंगे तो पास्ट से सेल है नेशन जाएगा, जैसे अर्नेस्ट रेनन ने कहा था। तो ये चीज़ें जाएंगी। तो इस तरीके से इनका ये मतलब ये एम था। जर्मन फिलोसोफर में से एक जोनान गॉटफ्राइड हेडरर जो एमर्ज हुए 1744-1803 में, वो जर्मन कल्चर को एक डाइवर्स डिस्कवर करते थे कॉमन पीपल के अंदर, और वो बताते थे फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस के थ्रू, और यही नेशन का ट्रू स्पिरिट है। और ये पॉपुलराइज हुआ
लोग इसके लिए कलेक्ट करने लगे, रिकॉर्ड करने लगे, और कल्चर जो है वो इसेंशियली मतलब इसेंशियल टू प्रोजेक्ट इन नेशन बिल्डिंग को प्रोजेक्ट करने में ये बहुत बड़ा रोल बताया। फिर इस तरीके से पोलैंड में जो कि वहाँ भी ग्रेट पावर थे, वहाँ भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, नेशनल फीलिंग जो है उनको कैसे अलाइव रखा गया, तो यही म्यूज़िक, लैंग्वेज और आर्ट के वजह से। कारोल कर्पिनिस्की जो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल, ओपेरा म्यूजिक, टर्निंग फोक डांस लाइक पोलोनाइज माजुरा राका इनटू द नेशनल सिंबल। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी, ये रोमांटिसिज्म के तहत चल रही थी। लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करा। फिर उसके बाद 1831 में आर्म रिबेलियन हुआ, जिसमें रशियन रूल जो है वो अल्टीमेटली क्रश हो गया, और धीरे धीरे जो कलर्जी थे पोलैंड में, जो पोलैंड का एक पोर्शन आपको उधर मिल गया था, तो वहीं पे जो रूल्स लगे थे, जो भी मोनार्की था, वो सारा क्रश होने लगा। और धीरे धीरे एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट और बिशॉप्स जो थे वो जेल में चले गए, साइबेरिया में, रशिया, अथॉरिटी पनिशमेंट, रिफ्यूज़ल टू प्रीच रशियन, और इस तरीके से बहुत सारी पॉलिश सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। इस तरीके से चीज़ें लिबरल्स ने चीज़ों को चेंज करा। यहाँ ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स और नेशन बिल्डिंग, यहाँ पे आपका ये आप पढ़ोगे एक बार में ये कट तो आपको पता चल जाएगा। इसमें कलेक्शन है बेसिकली कि लिबरल पॉलिटिक्स का एक लिटरेचर का कुछ पार्ट है, जिसमें जर्मन लैंग्वेज के तहत कुछ कुछ लिखा हुआ है, और इससे लास्टली ये पता चलता है कि जर्मन लैंग्वेज का क्या सिग्निफिकेंस रहा, और इस तरीके से उसने किस तरह से नेशन आइडेंटिटी बिल्डिंग में हेल्प करा। ओके, तो किस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज है पॉपुलर ट्रेडिशन, नेशनल आइडेंटिटी, जो कि पहले ही हम जानते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी जो है वो हमारे कॉमन लैंग्वेज से कहीं ना कहीं हमारे कॉमन पॉपुलर ट्रेडिशन, हमारे कस्टम से बनता है, ठीक है। एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम अपना पास्ट, अपना ट्रेडिशन जो है एक सारक के, एक कॉमन फीलिंग ला के आगे बढ़े। तो इस तरीके से चीज़ें थी। अब 1830 इज वर्ल्ड ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैसा कि इकोनॉमिक, सॉरी नॉट डिप्रेशन, इट इज़ हार्डशिप इन यूरोप। तो यहाँ पे लोग जो है बहुत सारे पॉपुलेशन ऑफ रूरल एरियाज वो सिटी में आए, ओवर क्राउडेड स्लम, प्रोड्यूसर्स जो थे उनके बहुत कंपटीशन थे, चीप मशीन्स इंग्लैंड से आ रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और वहाँ पे बहुत सारे जो थे टेक्सटाइल प्रोडक्शन वगैरह, लोग जो है वो बहुत फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशन से थे। राइज ऑफ फूड प्राइस, हार्वेस्ट भी बैड हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा थे और लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो बहुत हार्डशिप लोगों को फेस करना पड़ा था। फूड शॉर्टेज जो थी वाइड स्प्रेड, लोग पॉपुलेशन ऑफ पैरिस ऑन वो रोड पर आ गए थे, बैरिकेड्स वो इरेक्टेड, लुइस फिलिप वॉज फोर, उनको भगा दिया गया। फिर नेशनल असेंबली जो है वो प्रोक्लेम रिपब्लिक और ग्रांड सफ्रेज दिया सारे मेल्स को अबव 21 एज के, और उन्हें राइट टू वर्क भी मिला। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वो सेटअप, ठीक है, इस तरीके से सेटअप हुआ। फिर उसके बाद चीज़ें किस तरीके से हुई, लाइक नेशनल असेंबली जो है उनको जो है वो प्रोक्लेम कर दिया गया कि किस तरीके से आप मतलब आप सबको सफराज गारंटी करेंगे। और यहाँ पे बहुत मतलब सिसिलियन विलेज के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें जो चल रही थी, लोग बहुत विलेजेस में लोग वहाँ पे ऑक्यूपेशन के लिए, माइजरी ऑफ वर्कर्स, बहुत सारे क्राउड्स थे सिटी में, और पीपल किस तरीके से अपने मतलब अपने अपना गुजर बसर कर रहे थे। बहुत हार्डशिप था उस वक्त लोगों को। सिसिलियंस वीवर्स का केस दिया गया है, ठीक है, वो लोग रिवॉल्ट करने लगे अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है, जो तो जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ ने डिस्क्राइब करा ये इन सब के बारे में। फिर देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ये था कि हमारा
उसके बाद जब ये हार्डशिप्स वगैरह हुआ तो फिर रिवॉल्यूशन आया लिबरल्स का 1848 में, जिसमें पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयमेंट और स्टार्विंग पीजेंट्स जो थे उन वर्कर्स यूरोपियन कंट्रीज़ में उनका बहुत ही ख़राब स्थिति था, ठीक है। और लोग जो है रिवॉल्यूशन कर रहे थे वहाँ पे, एडुकेटेड मिडिल क्लास जो थे वहाँ पे अंडर वे इवेंट्स ऑफ द फेब्रुअरी इन 1848 फ्रांस जो है वो एबिडिकेशन ऑफ मोनार्क एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफराज वहाँ पे प्रोक्लेम हो गया। बहुत सारे पार्ट ऑफ यूरोप में इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मन, इटली, पोलैंड, एस्ट्रो, ये सारे men and women of the liberal middle class अपने demands of constitutionalism और national unification के साथ अलग अलग struggle कर रहे थे। और इस तरीके से धीरे धीरे growing population का advance लेके लोग मतलब they took advance of growing popular unrest, मतलब जो भी chaos हो रहा था, और demands of creation of the nation state and on the parliamentary principle, a constitution, freedom of press, जो भी ये सारी चीज़ों पे वो ध्यान देने लगे। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, जिसमें जर्मन रीजन में मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन और प्रॉस्पेरस आर्टिस्टियंस वगैरह आए, ठीक है। और वो एक साथ मिलके डिसाइड करा कि उन्होंने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनानी है। और मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कुछ प्रोसेशन में मार्च आउट किया और वो टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और वो सेंट पॉल चर्च वो के पास गए, और साथ ही में उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा फॉर जर्मन नेशन, और वहाँ पे नॉट टू बी हेडेड बाय मोनार्की, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। और फिर उन्होंने किस तरीके से जो डिस्प्यूट्स जो भी फ्रेडरिक विलियम फोर किंग ऑफ पुरुषिया थे, ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। उन्होंने इलेक्टेड असेंबली का तुरंत अपोजिशन भी उस वक्त होने लगा। और फिर उसके बाद जो भी एज द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होने लगे, तो सोशल बेसिस जो पार्लियामेंट का था वो धीरे धीरे थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगा, और पार्लियामेंट जो है वो डोमिनेंट होने लगा मिडिल क्लास से, जो कि रजिस्ट करते थे डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, आर्टिस्टन, एंड कॉन्सिक्वेंटली धीरे धीरे सपोर्ट जो है वो होने लगा। और एंड ऑफ द डे जो क्या हुआ कि ट्रूप्स जो है वो आए, और असेंबली जो है वो वाज फोर्स टू डिसबैंड। ओके, फिर यहाँ पे बात करते हैं कि फेमिनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आया। फेमिनिज्म का आपका कॉन्सेप्ट आया जिसमें वुमेन जो थी वो धीरे धीरे अवेयर होने लगी थी अपने राइट्स को लेके, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को लेके, ऑन द बिलीव ऑफ सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स, ठीक है। तो वुमेन जो है वो लिबरल मिडिल क्लास में अलॉन्ग विद द मेन कंबाइन देयर डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और वो नेशनल यूनिफिकेशन के लिए आगे बढ़ी। और उन्होंने बहुत सारे दे हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर, टेकन पार्ट फॉर सफ्राज राइट्स, ठीक है, जो भी वोटिंग राइट्स को लेने में। और धीरे धीरे उन्होंने ये पॉलिटिकल मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस, ये सब हेल्प करने का भी अलग अलग तरीका ढूंढ लिया। यहाँ पे आपका कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो आपके थे, पॉलिटिकल एसोसिएशन वगैरह जो थे, किस तरीके से लिबर्टी और इक्वालिटी विमेन का डिफाइन होने लगा उनके वोटिंग राइट्स में। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आ गया कि उन्हें भी इक्वालिटी चाहिए एज द अदर जेंडर, ठीक है, एज अ अपोजिट जेंडर। तो ये सारी चीज़ें थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में तो ये चीज़ हो गई। आइडियोलॉजी आपका ये होता है कि एक सिस्टम ऑफ आइडिया, एक फैमिली ऑफ आइडिया होता है जो कि एक पर्टिकुलर सोशल और पॉलिटिकल विजन दिखाता है, ठीक है, वो एक दर्शन हुआ एक तरीके से। फिर उसके बाद आप आते हैं जर्मन और इटली। फिर उसके बाद है आपका फिर आपका मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आपकी थी कि जर्मनी के बारे में उनका यूनिफिकेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो थी
किस तरीके से एक नेशन बिल्डिंग हुआ, एक यूनिफॉर्म। तो 18th सेंचुरी के दरमियान में आपका जो जर्मन थे वो बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड थी। सम ऑफ ये स्टेट जो थी वो नेपोलियनिक वॉर के दौरान सीज कर ली गई थी, और एट द एंड ऑफ द वॉर 39 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जर्मनी में। प्रोशिया उनमें से सबसे पावरफुल और डोमिनेटेड था, ठीक है, बिग लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जिसको जंकर्स कहते थे। पहला तो नेशनलिस्ट फीलिंग जो था वो मिडिल क्लास के अराउंड बहुत वाइड स्प्रेड था, और वो डिफरेंट रीजन्स जर्मन फेडरेशन के नेशन स्टेट्स जो थे वो इलेक्टेड पार्लियामेंट से गवर्न होते थे। मई 1848 में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन एक साथ आए और जर्मन नेशनल असेंबली बना। वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट असेंबली में मिलते थे, और साथ ही साथ वहाँ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी प्लान करते थे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर द किंग ऑफ पुरुषिया एज द एम्पायर। तो इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे थी। अब यहाँ पे है आपका कि सेकंड में आपका है कि किस तरीके से इटली जो है, इटली को किस तरीके से यूनिफाई किया गया। तो इटली का यूनिफिकेशन जो है वो इस तरीके से हुआ कि तो इटली यूनिफिकेशन का जर्मनी की जैसा ही बहुत ही लंबा हिस्ट्री है, पर एक ब्रीफली पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन अगर हम देखें कि किस तरीके से पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हमारा इटली में हुआ तो वहाँ भी जो स्टेट्स थे वो सेवरल डायनेस्टिक मल्टीनेशनल स्टेट्स थे, जिनको हम हैब्सबर्ग एम्पायर में वो स्थित थे, ठीक है। मिडिल 19th सेंचुरी में इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइड हो गया, जिसमें से एक जो था वो सेरेदिना पेडिमोंट था, जिसका रूल जो है, ठीक है, वो इटालियन प्रिंसली हाउस करते थे। तो नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग, और जो सेंटर था वो पोप रूल करते थे, और जो साउदर्न जो रीजन था वो डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन था, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन था आपका ये इटली का। फिर धीरे धीरे ड्यूरिंग 1830s जो यूसुफ मजीनी थे, उन्होंने एक ऐसा कोहेरेंट प्रोग्राम चलाया जिससे वो चाहते थे कि एक तरीके से यूनिटी मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो, ठीक है। तो उन्होंने जो भी मतलब स्टार्ट करा ये यंग इटली, और उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई, नेमली यंग इटली एंड मार्शलीज और यंग यूरोप एंड बर्ने। और मेंबर्स जो थे इनके टाइप के वो पोलैंड या फिर फ्रांस या फिर जर्मनी से थे। उन सभी ने स्मॉल स्टेट्स किंगडम्स मोनार्की को अपोज करा और सोचा कि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सेटअप करेंगे। उनको यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे पूरा यकीन था, जस्ट बिकॉज कि वो चाहते थे इटालियन लिबर्टी, और मजीनी ने इस तरीके से अनकॉम्प्रोमाइजिंगली रिपब्लिकन थे, जो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने से मना करते थे, क्योंकि वो पूरा मोनार्की के अंडर में था। तो धीरे धीरे चीज़ों को जैसे कि पॉसिबली एक चीज़ें बदलने लगीं, और वहाँ पर लोग जो हैं ये देखने लगे कि किस तरीके से किंगडम्स जो है, इटली का किंगडम वो आपका अलग अलग फेजेस में यूनिफिकेशन हुआ। मूवमेंट चला 19th सेंचुरी में। ऑफिशियली जो है फ्लोरेंस कैपिटल जो है वाज ऑन मूव फ्रॉम फ्लोरेंस टू रोम अंटिल द जुलाई 1871। और यूनिफिकेशन ऑफ जो इटली है वो कंप्लीट हुआ बाय द कैप्चर ऑफ रोम एंड लैटर बाय द एनेक्सेशन ऑफ टेरेंटियो, फ्रूली और टेरेस्टी एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। और इसको कहा गया कि इटली में फोर्थ इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली बेसिकली फ्रांको ऑस्ट्रेलियन वॉर जो 1859 में हुआ, ठीक है, वो एक बेसिक एजेंट था जिनको माना जाता है कि इटली का जो यूनिफिकेशन है वो इसी तरीके से हुआ। ओके,
एंड जो नॉर्दर्न स्टेट्स इटालियन स्टेट्स के थे उन्होंने इलेक्शन कराया 1859 में एंड 1816 और वोट किया जस्ट कि वो किंगडम ऑफ पेडरमेंट और सरदीना को ज्वाइन करे, और ये एक मेजर स्टेप था टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन। और धीरे धीरे इटली जो है वो यूनिफाई हो गई। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में ये था कि जो नेशन स्टेट का मॉडल था कुछ ग्रेट ब्रिटेन का, वो ये था कि ब्रिटेन में फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहील और रिवॉल्यूशन का इसमें कोई रोल नहीं था। ब्रिटिश का जो केस था वो काफ़ी डिफरेंट था। ओके, क्योंकि वहाँ पे नेशनलिज्म जो था इन ब्रिटेन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ कुछ सडन रिवॉल्यूशन, ठीक है। वहाँ पे एक बहुत लंबा प्रोसेस था। वहाँ कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था प्रायर टू 18th सेंचुरी के पहले, और इनहेबिटेट्स ऑफ ब्रिटिश जो थे वो इतने वंस लाइक वहाँ पे ये था, इंग्लिश था, वेल्स चलता था, स्कॉट चलता था, आयरिश चलता था, तो अपने अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन और कल्चर से लोग वहाँ पे थे। इंग्लिश नेशन जो है वो धीरे धीरे वेल्थ और वहाँ पे पावर ग्रो करने लगा, उसका इन्फ्लुएंस दूसरे नेशन पे भी जाने लगा जैसे कि स्कॉटलैंड एंड ऑल पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो वॉज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। वो चाहते थे कि स्कॉटलैंड का जो कल्चर है वो थोड़ा सा हम सप्रेस करें और वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी। तो वहाँ के दे कुड नाइदर स्पीक देयर लैंग्वेज नॉर कुड वेयर द नेशनल ड्रेस। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही दिक्कत कर रही थी। 1688 में करीबन एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर सीज कर ली फ्रॉम द मोनार्की, और धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया कि नेशन स्टेट बनाएंगे सेंटर में, क्योंकि स्कॉटलैंड में काफ़ी सप्रेशन हो रहा था। बाय द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 स्कॉटलैंड जो है वो इनकॉपरेट हुआ यूनाइटेड किंगडम के साथ, ठीक है। और आयरिश कैथोलिक्स जो थे वो यूनियन ऑफ इंग्लैंड के एकदम अगेंस्ट थे, और आयरलैंड को फोर्सबली यूनाइटेड किंगडम के साथ 801 में इनकॉपरेट होना पड़ा। और इस तरीके से पार्लियामेंट एक्शन और नॉन रिवॉल्यूशन और जो वॉर्स थे, ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट बने और ब्रिटिश नेशन जो है वो फॉर्म हुआ। एक नया ब्रिटिश नेशन जो है वो फॉर्म हुआ बाय द प्रोपगेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश कल्चर के साथ वहाँ न्यू ब्रिटेन थे, ब्रिटिश फ्लैग था जिसको यूनियन जैक कहते थे, नेशनल एंथम बना जो गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारा प्रमोट हुआ। और इस तरीके से नेशन जो है वो बिकेम द सबऑर्डिनेट पार्टनर इन द यूनियन। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रेंज केस था कि किस तरीके से ब्रिटेन का जो था वो रेस्ट ऑफ द यूरोप से डिफरेंट था। ओके, फिर नाम आता है एक ग्यूशेप्पे गैरिबाल्डी का, जो एक रिनॉन फ्रीडम फाइटर थे। वो एक फैमिली कोस्टल ट्रेडर के फैमिली से आते थे, वो एक सेलर थे मर्चेंट नेवी में। उन्होंने मजीनी यंग इटली मूवमेंट 1833 में ज्वाइन करी थी और रिपब्लिकन अपराइजिंग भी डोमिनेंट इन 1834 में पार्टिसिपेट करा था। वो अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड एंड ये जो थे ये साउथ अमेरिका चले गए थे और इन्हें वहाँ जेल में रहना पड़ा था। वो विक्टर इमैनुअल टू को सपोर्ट करते थे इन हिज एफर्ट्स टू यूनिफाई इटालियन स्टेट्स। और 1860 में क्या हुआ कि इन्होंने एक फेमस एक्सपेडिशन ऑफ 1000 साउथ इटली और लेट द फेमस एक्सपेडिशन उनको एक प्लस थाउजेंड्स टू इटली। और इस तरीके से जो नंबर थे उनके वो 3000 बने, ठीक है। मतलब एक आर्मी इन्होंने बना 30,000 बने ग्रेजुअली, और पॉपुलरली इनको रेड शर्ट्स बोला गया। 1867 में इन्होंने एक आर्मी को वॉलंटियर करा जो रोम में फॉर फाइटिंग द लास्ट ऑब्स्टकल को फाइट करने के लिए फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली में जो भी आ रहे थे। और रेड शर्ट्स जो है वो कोई भी फोर्स जो है प्रूव to be no match for the combined force of French or Papal troops। और फ्रेंच garrison जो है वो स्टेशन देयर ओनली फ्रांस withdrew its troops from रोम, और पैपल स्टेट्स जो है वो धीरे धीरे फाइनली इटली को ज्वाइन कर ली। तो इस तरीके से
ये चीज़ें थी। विजुअलाइजिंग नेशन में बेसिकली आपको ये है कि किस तरीके से लिबर्टी या नेशन को एक फीमेल फिगर या कह सकते हैं कि पोर्ट्रेट किया गया, या फिर कह सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें एक पर्सनिफिकेशन दिया गया, जिसमें चीज़ों को आप ये देखोगे कि किस तरीके से आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, ये सब कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अलग अलग फिगर से अलग अलग आर्टिस्ट के थ्रू डिपिक्ट किए गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। और फिर इसमें जस्ट लाइक कि क्या सिंबल क्या दिखाता है, ये एल्गरी। एल्गरी एक आइडिया होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर ग्रीड ले लें, किसी से वो जलन, एनवी ले ले, फ्रीडम, लिबर्टी, किस तरह का फीलिंग ले ले, वो एक पर्सन या फिर थिंग के थ्रू में एक्सप्रेस किया जाए। एन एल्गोरिक स्टोरी को दो मीनिंग होता है, एक तो उसका लिटरल और एक सिम्बॉलिक, ठीक है। एक उसका असली मीनिंग हुआ, ठीक है, और एक वो जिस चीज़ का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। लाइक टॉर्च, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, वो अवेयरनेस का प्रतीक माना जाता है। और एक ये हुआ कि वो हाँ इनलाइटमेंट का कुछ थिंग है। तो इस तरीके से एल्गोरी थी। यहाँ पे बहुत सारी एट्रीब्यूट्स थी, उसके सिंबल्स के सिग्निफिकेंस से, ब्रोकन चेन्स मतलब कि चेन से फ्री हो गए। ये सारे टेबल्स जो है आप देखोगे, दैट इज़ वेरी गुड। इसमें आपको बताया है कि किस तरीके से क्या सिंबल था, क्या एट्रीब्यूट था और उसका क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है। Now coming to the nationalism and imperialism, last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained in its idealistic liberal democratic sentiments for the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. ये कुछ लास्ट क्वार्टर जो 19th सेंचुरी का है, ये लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट वैसा नहीं रहा जैसा ये पहले था, कि काफ़ी नैरो और इसका एंड जो है वो लिमिटेड हो गया बहुत चेंज और बहुत रिवॉल्यूशंस के साथ। ये धीरे धीरे जो है नेशनलिस्ट ग्रुप के लिए इनटॉलरेंट हो गया, कि एक दूसरे के लिए मतलब इनटॉलरेंट हो गया नेशन फीलिंग, वो एक अलग तरह का फीलिंग आ गया। पहले नेशनलिज्म तो ऐसा था कि हम सेम अपने चीज़ में वो प्रेस्टीज फील कर रहे हैं, वो ग्लोरी फील कर रहे हैं, पर धीरे धीरे वो क्या हो गया ना कि लोग अपने बस देशभक्ति के लिए सामने वाले को मार काट करने के लिए, इनटॉलरेंट होने के लिए बिल्कुल तुरंत तत्पर हैं। तो धीरे धीरे ये ना अपना एक इम्पेरियलिस्ट एम ले लिया, एक अलग ही लक्ष्य बना लिया। और इस तरीके से मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन जो है वो यूरोप में 1871 में आया, जिसको द एरा ऑफ बाल्कन्स कहते हैं। बाल्कन्स रीजन जो है वो जोग्राफिकली और एस्थेटिकली वेरिएशन कंपोजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ओके, ग्रीस, मैसेडोनिया, ये सारी ये सारे पार्ट में मतलब आता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग को बेसिकली जो है वो स्लाव्स कहते थे। और लोग जो है यहाँ के किस तरीके से बेसिकली Ottoman Empire and all ideas of romanticism, nationalism in Balkans together with the disintegration of Ottoman Empire. So ये सारी चीज़ें जो इस तरीके से इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस हुआ था और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई थी, तो ये सारा जो टेंशन है वो कैसे हुआ था उसके बारे में बताते हैं। तो देयर आर nationalist tension that emerged in the Balkans due to the following reasons, like कि हम अगर कह सकते हैं कि बाल्कन्स जो थे वो जोग्राफिकली बहुत वेरिएशन थे, अलग अलग, रोमानिया था, बुल्गारिया था, अल्बानिया था, ग्रीस, मैसेडोनिया, बहुत तरीके के अलग अलग जगह थे, अलग अलग उनका इनहेबिटेंट्स था और अलग अलग कल्चर वो फॉलो करते थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ ऑटोमन एम्पायर जो है वो ख़त्म हुआ, ठीक है, तो रोमांटिक नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ, ठीक है, बाल्कन रीजन में। और ये रीजन जो है बहुत एक्सप्लोसिव हो गया अपने पेट्रोटिज्म को लेके, एकदम मतलब वो कहते हैं ना कि कट्टरवाद एकदम एक्सट्रीम हो गया। और एक तरीके से इसका जो यूरोपियन सब्जेक्ट था, इसका जो प्रजा था, वो नेशनलिस्ट जो है वो अपने कंट्रोल से बाहर निकल गया और इंडिपेंडेंस ले लिया। तो जैसे जैसे डिफरेंट नेशनैलिटीज़ स्ट्रगल हुई, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को देखी, जैसे कि हम जैसे मैसेडोनिया के हैं तो हमको अपना आइडेंटिटी नहीं मिल रहा, तो हम अपना चेन तोड़ के इंडिपेंडेंट हुए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना अपना सब लोग, अपना इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और लोग इंडिपेंडेंट हो जा रहे थे, ठीक है। बाल्कन स्टेट्स जो है वो इस चीज़ से बहुत जेलिस हो रहा था कि ईच अदर, और वो ज़्यादा ज़्यादा चाहता था, ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। बाल्कन जो ऑल्सो बिकम कि वो एक बड़ा पावर बन गया, मतलब एक तरह से रिवॉल्व करने वाला या फिर राइवलरीज करने वाला। और इस तरीके से
रशिया, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, सारे बिग पावर्स जो थे उसको काउंटर करने के लिए आगे आ गए, ठीक है। और इस तरीके से अल्टीमेटली बाल्कन जो था वो वॉर रीजन में आ गया, और इवेंचुअली वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को मतलब इनवाइट करा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई, और मूवमेंट्स एंड ऑल, जो यूरोपियन आइडियाज़ आई वो कहीं ना कहीं सोसाइटी और नेशन स्टेट को एक तरीके से एक्सेप्ट करवा दी नेचुरल और यूनिवर्सल फ्रेम में। ओके, राइट शॉर्ट्स ऑन गुजेपे मैज़नी, इसके बारे में मैंने बता दिया है। काउंट कैमिलो, ये चीफ मिनिस्टर थे किंग विक्टर इमैनुअल टू के, जो सर्दिना के रूलर थे। वो इटालियन या इलाइट क्लास से बिलोंग करते थे। वो ना ही तो डेमोक्रेट्स थे ना ही रिवॉल्यूशनरी थे, वो टैक्टफुल डिप्लोमेट थे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बताया मैंने, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बताया, रोल ऑफ वुमेन्स बताया है जो मैंने, फेमिनिस्ट अप्रोच किस तरह से उन्होंने सफराज वगैरह डिमांड करा। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ने सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने फ्लैग बनाया, फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज करा, सब कुछ पेरिस में लिखाया गया, एक नेशनल असेंबली बना, किस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ फादरलैंड से उसको चेंज करके सिटीजन लैंड का कॉन्सेप्ट लाया गया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई। मैरिने और जर्मेनिया, क्या ये एल्गरी थी जिसको फ्रेंच आर्टिस्ट ने लाया था। और यहाँ पे लोग मतलब इसको अलग अलग सिंबल मानते थे। मैरिन का जो सिंबल था वो लिबर्टी और रिपब्लिक को शो करती थी, ठीक है। रेड कैप, ट्राई कलर एंड द कॉकेट, ठीक है। स्टैचू ऑफ मैरिन ये बहुत इरेक्टेड था, और ये पब्लिक स्क्वायर में नेशनल असेंबली में यूनिटी का सिंबल दिखाता था। ये बेसिकली कॉइन और स्टैम्प्स पे रहता था। फिर उसके बाद जर्मेनिया, ये एल्गरी ऑफ जर्मन नेशन थी। जर्मेनिया जो थी वो ओक लीव का क्राउन पहनती थी, जिसको हीरोइज्म का प्रतीक माना जाता था। और ये सेंट पॉल चर्च के सीलिंग से हैंग्ड अप था। और वहाँ पे जहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, और ये लिबरल रिवॉल्यूशन को सिंबलाइज करती थी। जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा। व्हाट चेंज द नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरी रूल बाय हिम। उन्होंने सबसे पहले सिविल कोड ऑफ 1804 दिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड। पहला मेजर चेंज था वो सारे प्रिविलेज्ड लोग जो बाई बर्थ प्रिविलेज थे उनका प्रिविलेज हटाया, और इस्टेब्लिश करा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करा, फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करा, टाउन्स और गिल्ड्स में रिस्ट्रिक्शंस रिमूव किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा, पीजेंट्स से बहुत सारे फ्रीडम पीजेंट्स को दिए, और साथ ही साथ स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स के लिए स्टैंडर्ड वेट मेजर्स और यूनिफॉर्म लॉज लाए, और एक तरीके का इकोनॉमिक फ्रीडम दिया उन्हें। फिर यहाँ पे डिस्कस, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय 1848 revolution by the liberals, what were the political and social economic ideas by the liberals, choose 3 examples to show the contribution of the culture and growth of the nationalism through a focus on um, इसका जो आंसर है I'll make a slide and display it for some time, okay, and I'll show in this video only, okay, all the 5 questions answer। ये एनसीईआरटी के डिस्कस के आंसर्स हैं, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 3 के, question number 4 or 5 ki, because I don't have time, I have exams, so I just want you people to avail all those answers, so you can pause and see them, okay. Thank you, kindly like, share and subscribe Miss Helpy. Bye bye.